हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 आप सभी को पता है। पार्ट 6 जो है ईएमआरएस में, ईएमआरएस की बात हो रही है, परमानेंट रिक्रूटमेंट। ईएमआरएस में परमानेंट रिक्रूटमेंट में पार्ट 6 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये सभी को आ रहा है। क्वालिफाइंग है नेचर में। क्वालिफाइंग मतलब इतना इसको टफ रखा है कि आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका बाकी का पेपर चेक नहीं होगा। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश सबसे पहले बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। इस बार थोड़ा आसान इसलिए कर दिया है कि दोनों मिला के, हिंदी और इंग्लिश मिला के आपका 8 आउट ऑफ 20 आना चाहिए। और अगर रीजनल लैंग्वेज वाला है तो आपको 12 आउट ऑफ 30 सब मिला के आना चाहिए। तो अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपका हिंदी अच्छा है, तो हिंदी में ही आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लें, क्योंकि टोटल पासिंग 8 आउट ऑफ 20 है। इंग्लिश में आप 1-2 मार्क्स भी लाएंगे तो चलेगा। इसी तरीके से जहां पे हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीनों है, अगर आप उसमें से ज्यादा मार्क्स हिंदी में स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी आसान है। पेपर आप देखें, मैं अभी सॉल्व करके दे रही हूँ आपको पेपर्स, बहुत सारे पेपर सॉल्व करके दे रही हूँ पिछले साल के ईएमआरएस के, क्योंकि एक बार सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट हो चुकी है तो उसके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, कुछ कॉमन पार्ट का सिलेबस सेम है। तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश भी जहाँ पे 12 आउट ऑफ 30 लाना है, तो उसमें भी अगर ज्यादा से ज्यादा आप 9 या 10 मार्क्स बिल्कुल हिंदी में ला सकते हैं। 8 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। तो बाकी फिर 4 मार्क्स आपको 1-2 मार्क्स इंग्लिश में और 1-2 मार्क्स आपको रीजनल लैंग्वेज में लाना होगा। तो इस तरीके से आसान है, क्योंकि इस बार सेपरेट क्वालिफाइंग नहीं है, सब मिला के, तीनों मिला के, रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 12 लाना है, या फिर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जिनका है सिर्फ, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 8 लाना है, 8 मार्क्स लाने 20 में, है ना। तो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं जिनको हिंदी कंफर्टेबल होता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसके लिए एक जो है ना वीडियो, एक सेक्शन ही शुरू किया जिसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हिंदी का सॉल्व करके दूंगी, फिर इंग्लिश का, फिर इसी तरीके आईसीटी का वगैरह। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली सॉल्व करने से आपको पता चलता है सीक्वेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते कि हाँ, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आने वाला है, और अच्छी खासी तैयारी भी हो जाती है। तो सबसे पहले 141 से 143 आपका मतलब 3 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 141, 142 और 143 किस पे रहने वाले हैं? गद्यांश। तो मतलब आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ के और उसी से आंसर करना है। देखें, कई बार ऐसा आपको लगेगा लॉजिक आप लगाएंगे तो आपको लगेगा नहीं ये गलत है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जो आपके पैराग्राफ में गद्यांश में लिखा है उससे ही आंसर करना है। तो पहले गद्यांश देंगे, उस पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक से पढ़ना है। कई बार थोड़ा सा आसान रहता है गद्यांश और कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसमें क्या लिखा है? करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेन लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, वह बदले में, जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सारी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो इसमें जो है ना, थोड़ा आपको समझ आया क्या पढ़ने से क्या लिखा है? थोड़ा सा इसमें डाइसी रखा है। इसे कुछ नहीं कह रहे हैं कि करुणा जिस पर की जाती है वो बदले में करुणा नहीं करता है। मतलब अगर आप पे कोई दया करता है तो आप रिटर्न में उसको दया नहीं करते, आप क्या करते हो? आप कृतज्ञ हो जाते हो, मतलब थैंकफुल हो जाते हो कि आई एम वेरी थैंकफुल कि तुमने मेरे पे दया की। और आपको बहुत प्यार आता है उस इंसान पे कि अरे इस इंसान ने मेरे पे दया की, मुझे मदद की। तो आप करुणा नहीं करते हो, आप उस पे दया नहीं करते, आप क्या होते हो? थैंकफुल हो जाते हो, कृतज्ञ होते हो, या आपको अफेक्शन, प्रेम का भाव आता है, या फिर आपको बहुत श्रद्धा होता है। श्रद्धा मतलब बहुत रिगार्ड होता है। तो ये 3 चीज आती है जो आप पे दया करता है। सपोज आप एक इंसान हो, आप कहीं गिर गए थे और किसी ने नहीं उठाया, बट एक इंसान ने आपको उठा दिया। आप कहीं ऐसे गड्ढे में गिर गए थे या किसी नाले में गिर गए थे और कोई नहीं उठा रहा, एक व्यक्ति आता है और आपको उठा देता है, तो उस समय आप पे वो करुणा करता है। तो रिटर्न में आप भी करुणा नहीं करते ना, आप क्या करते हो? आप कृतज्ञ होते हो। कृतज्ञ होते हो मतलब थैंकफुल होते हो कि
आई एम थैंकफुल कि तुमने उठा दिया और कोई नहीं आया, या फिर आप श्रद्धा करते हो, मतलब आप उसको रिस्पेक्ट देते हो कि अरे कोई नहीं आ रहा था बट तुम आए और तुमने उठा दिया, तो आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, या फिर आपको उससे प्रेम हो जाता है कि अरे कितना अच्छा इंसान है, बताओ दुनिया में इतने लोग हैं बट ये ही आया और इसने मेरे, तो आप उसको अफेक्शन से भी देखते हो। तो यही बोला जा रहा है कि करुणा जिस पे करते हैं ना, उस पे आप करुणा नहीं करते, आप उसको थैंक्स करते हो या फिर रिस्पेक्ट करते हो या फिर उस पे अफेक्शन या लव दिखाते हो। तो ये चीज है। जबकि क्रोध और प्रेम में क्या होता है, क्रोध आपको कोई मारता है तो आपको भी लगता है पलट के 2 बार मार दे, है ना, रिटर्न में क्रोध का उल्टा क्रोध ही करके देते हैं। प्रेम में भी ऐसा मोस्टली हो जाता है कई बार कि हमको कोई अफेक्शन कर रहा है तो हम उसको भी अफेक्शन दिखाते हैं, है ना। बट करुणा में सेम रिटर्न नहीं होता, करुणा रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न होता है अफेक्शन से, थैंकफुलनेस से, या फिर उसको ये रिस्पेक्ट से। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि दुष्टों के हाथ से अगर युवतियों को बचाया जाता है, उद्धार किया जाता है, जो युवक किसी युवती को बचा लेते हैं किसी दुष्ट के हाथ से, तो वो क्या होता है, फिर वो उसको प्रेम करने लगती हैं। तो कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो जो कोमल भाव होते हैं ना इस तरीके के, उनको सोच पाना आसान नहीं होता है। चलिए अभी क्वेश्चन इस पर समझते हैं। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर निराश होता है, करुणा पाकर निराश नहीं होता, रॉन्ग। लाचार होता है, नहीं लाचार नहीं होता है। प्रीतिकर नहीं होता, नहीं। कृतज्ञ हो जाता है ना, करुणा जिस पर की जाती है वो क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। तो 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृतज्ञ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है बट किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है, तो वो तो लिखा ही था, उसमें लिखा था ना कि कोमल भावों की परिकल्पना। तो कोमल भावों उसमें लिखा है, पैराग्राफ में अंडरलाइन भी किया था, आप देखो 142 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव, तो ये वाला आंसर इसका सही रहेगा, फर्स्ट आंसर 142 का आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है। तो करुणा करने, अभी मैंने इतनी बार आपको एक्सप्लेन किया कि रिटर्न में करुणा करने वाले पे रिटर्न में करुणा नहीं होता है, तो यही सही है, ये सब गलत है। प्रेमी, श्रद्धालु, ये सब गलत है। करुणा का रिटर्न करुणा से नहीं होता है। करुणा का रिटर्न किस चीज से होता है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है, जिस पर करुणा की जाती है वो करुणा नहीं करता है, वो रिस्पेक्ट देता है, थैंकफुल होता है, या फिर आपको अफेक्शन दिखाता है। हो गया। सप्ताह में एक बार, अभी देखें आपको 3 मार्क्स उधर मिल गए ऊपर, है ना। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन लगा जिसका आप आंसर नहीं कर सकते, वो भी बिना टाइम गवाए। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द है साप्ताहिक। सभी जानते हैं साप्ताहिक होता है ना। जो मंथ में होता है वो मासिक होता है, जो 15 दिन पे होगा वो अर्धमासिक होता है, फिर सप्ताह में जो होता है वो साप्ताहिक होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा था कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये अटेम्प्ट आप कर सकते हो। तो 144 का सही आंसर 4 है। आपको 4 मार्क्स इधर ही मिल गए। आप काउंट करते जाओ, 4 आउट ऑफ 10, मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद को इवेल्युएट करो, 4 आउट ऑफ 10 आपको ऐसे ही मिल रहा है। आपका टारगेट है कि इधर ही 6, 7, 8 ले आए मार्क्स। चलिए ये पीजीटी हिंदी को इस तरह का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन है ना। तो 4 आउट ऑफ 10 आपके स्कोर हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे हमेशा देखना होता है नहीं लिखा है या है लिखा है। पर्यायवाची नहीं है तो पखेरु पक्षी को लिए बुलाते हैं पखेरु। नभचर जो आसमान में उड़ते हैं, नभचर आसमान में उड़ने वाला पक्षी का है। अंडज जो अंडे देते हैं तो वो हो गया पक्षी का है। निशाचर तो वर्ड ही नहीं है, निशाचर होता है, निशाचर। निशाचर तो वर्ड भी सही नहीं है, शब्द ही सही नहीं है, तो वो पर्यायवाची तो ऐसे भी नहीं होगा। तो देखिए आपको 5 आउट ऑफ 10 यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। आप ऐसे भी खुद से बिना पढ़े भी देख सकते हैं, सिर्फ आपने मेरे वीडियोस भी देख लिए ना, कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगी। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है 146 में विलोमार्थी, मतलब जो विपरीत शब्द होते हैं, असंगत है। यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि ये बोल रहे हैं कि विलोम शब्द सही है या गलत है। तो असंगत है मतलब रॉन्ग है। जो पेयर दिया हुआ है ना, जो कपल बनाए हुए हैं, पेयर बनाए हुए, इसमें एक रॉन्ग है, गलत है। तो एक एक करके चेक करते हैं। हर्ष का मतलब होता है खुशी, और विषाद का मतलब होता है दुख होना। तो हर्ष का उल्टा विषाद होता है, ये सही है,
ठीक है। हर्ष का मतलब खुशी होना, और विषाद का मतलब होता है कि मतलब कुछ अनसेटिस्फाइड, दुख होना। इसमें ह्रास लिखा है, अभी ठीक से ना इसकी, ये ह्रास लिखा है, ह्रास कैसे लगाते ना, ह्रास, ये ह्रास लिखा है। ह्रास का मतलब होता है हानि होना, मतलब घटना। ह्रास का मतलब घटना, घट रहा है, कुछ ह्रास हो रहा है ना। वक्त के साथ जो है ना ह्रास होता है। तो डीके होना, घटना, तो इसका उल्टा होगा वृद्धि, बढ़ना। वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि मीन्स बढ़ना। तीसरा तो ये सही है, ये भी सही है। हार का उल्टा जीत ही होता है। वैसे ऑप्शंस आप फटाफट कर लो जो आपको पहले से आ रहे हैं। हार का उल्टा जीत होता है, जीत का उल्टा हार होता है, ये सही है। लुप्त और स्पष्ट, इसको चेक कर लेते हो। लुप्त का मतलब होता है कि डिसअपियर हो जाना, मतलब गायब हो जाना। अगर सीधे आप ऐसे देखें सादा हिंदी में तो गायब होना या डिसअपियर होना। और स्पष्ट का मतलब वो नहीं होता। स्पष्ट का मतलब होता है, अभी देखिए ये इमेज स्पष्ट दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, तो क्लियर नहीं दिख रहा है इतना, है ना, क्लैरिटी नहीं है। तो स्पष्ट का उल्टा होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियर। क्लियर का उल्टा होता है नॉट क्लियर, है ना, ब्लर होना। तो लुप्त का उल्टा, गायब होने का उल्टा स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट का होगा अस्पष्ट, क्लियर नहीं दिख रहा है। और लुप्त है कि गायब ही हो गया, तो गायब का उल्टा क्या होगा, प्रकट होना, है ना। लुप्त का होगा प्रकट, स्पष्ट नहीं होगा, ये गलत है। स्पष्ट के लिए लुप्त गलत है और लुप्त के लिए स्पष्ट गलत है, दोनों दोनों के लिए गलत है। तो ये असंगत है, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 146 का आंसर नंबर 3 सही है। अब आप देखें आपको यहाँ पे और मार्क्स मिल चुके हैं, क्योंकि ये आप वैसे भी अपने आप कर लेते थे अगर आपको कोई नहीं समझाता था। तो 5-6 मार्क्स आपके ऐसे ही आ चुके हैं अभी तक बिना पढ़े भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देंगे तो आपको 2-4, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको द्वंद्व समास, बहुव्रीहि हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु समास हो गया, इन पर आपको ना अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। इतना आ जाएगा समझ कि आप बिना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े एग्जाम में ऑप्शंस आप चूज कर लेंगे। तो द्वंद्व मतलब दो दो, दोनों, द्वंद्व मतलब दोनों, दोनों जो है ना, इसमें 2 पद आपको मिलेंगे, हमेशा मिलते ही आपको समास में 2 पद। तो दोनों जो है ना, दोनों समान रूप से इंपॉर्टेंट लगेंगे। और उसको अगर आप अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, मतलब आप उसको डिवाइड करते 2 पार्ट्स में, तो बीच में या वो आ जाएगा, या और आ जाएगा, या मतलब अथवा, अथवा और आ जाएगा, है ना। तो अभी आप देखें इसको ठीक से ध्यान से देखते हैं। लूट और मार, वहां लूट मार हो रही है, इसका मतलब क्या कि लूट भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, मार भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, मतलब लूट भी रहे हैं मार भी रहे हैं, मतलब लूट और मार हो रही है, ठीक है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई एक को कम कर देंगे, दोनों की वैल्यू है, लूट भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। तो दोनों प्रधान है, दोनों ही अपने आप में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। तो द्वंद्व समास है, और बीच में अगर आप विग्रह करेंगे तो और आ रहा है। काम और काज, काम काज, काम और काज, काम और काज, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको विग्रह करते, घास और फूस, ये जो है ना घास और फूस ही खाता है। क्या खाता है, घास और फूस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी घास दे दो कभी फूस, घास और फूस, या फिर घास या फूस, तो या भी लगा सकते हो और भी। तो इसका विग्रह कैसे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ध्यान मग्न को अभी आप ध्यान देंगे तो ध्यान और मग्न नहीं होता, ध्यान या, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। तो जब भी में से, मैंने एक वीडियो पहले भी बना के रखी हुई है, वीडियो नंबर 2 है, तो मैंने उसमें आपको बताया है तत्पुरुष में ऐसा में से, के लिए, के पर ऐसे आता है, ध्यान में मग्न। तो इसमें और या ऐसा नहीं आ रहा है। तो ध्यान में मग्न जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो ये वाला नहीं है। इसमें यह भी ध्यान देना है कि द्वंद्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला। इसके और भी एग्जाम्पल्स में आपको द्वंद्व के दिखा देती हूँ, सो दैट द्वंद्व अगर आप और थोड़ा समझना चाहते हैं तो। द्वंद्व समास अगर थोड़ा सा, अगर और थोड़ा समझना चाहें तो, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जैसे माता और पिता, आप किसको बोलेंगे कि कोई कम है, माता भी समान है और पिता भी समान है, मतलब दोनों प्रधान है। और विग्रह करने पर या आ रहा है, अथवा आ रहा है, और आ रहा है, तो उसको द्वंद्व समास, बहुत ही सिंपल है। तो माता पिता, बीच में हाइफन नहीं भी लगा है तो माता पिता भी लिखा है, तो माता और पिता, द्वंद्व समास। तन और मन, ज्ञान और विज्ञान, धनुर बाण, तो धनुष और बाण। 2-4, तो उसको 2-4 रोटियां दे दो, इसका कहने का मतलब है 2 दे दो या 4 दे दो, 2 या 4 दे दो। लाभ
लाभालाभ, ये हाइफन गलत है, लाभालाभ मतलब लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। सुरासुर, सुरासुर मतलब सुर या फिर असुर। भला बुरा, तो जो भी तुमको भला बुरा बोलेंगे टीचर वो सुन लेना, ठीक है, रिप्लाई मत करना। तो भला बुरा, जो भला या बुरा जो भी बोलेंगे बड़े लोग वो सुनना है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है पद, और दोनों को अगर आप विग्रह करेंगे अंदर मन में तो या फिर और आएगा, एंड या फिर और आएगा, तो वो द्वंद्व समास है, बहुत सिंपल रहता है ये। इसमें बोले कि कौन सा अशुद्ध शब्द है, देखिए इमेज ब्लर है, स्पष्ट नहीं है, तो ये लिखा है बाह्य, है ना, ये लिखा है पहला वाला जो लिखा है ना वो लिखा है बाह्य, जो पहला वाला लिखा है वो क्या लिखा है, बाह्य, बाह्य, ठीक है। वाण लिखा है तो ये भी ठीक है। यजमान लिखा है, पूजा करते हैं तो यजमान होते हैं ना, यजमान सिंपल वर्ड है ये, यजमान पूजा करते हैं तो आप बोलते हैं ना वह यजमान है, वो यजमान भी ठीक है। इसमें ये गलत इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे इमेज ब्लर है, ये एक्चुअली वनस्पति लिखा था, क्या लिखा था ये जो लिखा था ना, ये लिखा था वनस्पति, वनस्पति, तो वनस्पति नहीं होता है, होता क्या है वनस्पति, या एक्चुअली ब्लर है ना इमेज, यहाँ पे वो नहीं था, तो वनस्पति सही होता है, वनस्पति सही होता है ना, और इसमें लिखा था वनस्पति, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो बहुत ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अभी इसी में जैसे बाह्य लिखा है, अगर लिख देता वाह्य, है ना, बाह्य लिखा है, अभी लिख देता वाह्य, तो व और व का भी फर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे, जैसे कि ये लिखा है ना ये वाला, इसमें लिख देता वान, वाण, तो फिर वो गलत होता ना, इसमें लिख देता वाह्य तो वो गलत होता, तो व और व कहाँ पर व लगेगा और कहाँ पर व, तो ये अगर लिख देता तो ये गलत होता है ना, तो बाह्य लिखा तो सही हो गया, वान लिखा तो वो सही हो गया वान, और वनस्पति लिखा तो गलत हो गया, व की वजह से, सिर्फ व की वजह से ये गलत हो गया। अभी नेक्स्ट है संधि। अभी ये सब हो सकता है थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगे, पर प्रैक्टिस आप करेंगे थोड़ा तो ये भी संधि वाला भी हो जाएगा। तो संधि आपका 3 टाइप का रहेगा, और इसमें विसर्ग संधि पूछ रहा है कि है, ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ लिख देता है नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान देना है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो विसर्ग में बस इतना ध्यान रखता है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, तो विसर्ग आ रहा है क्या, तो इसमें आता है निह प्लस फल, है ना, निह प्लस फल, तो विसर्ग आया ना, विसर्ग के साथ फिर फल को ऐड किया गया। सज्जन में कैसा आता है, एक बार मैं ठीक से लिख देती हूँ इसको, निह, विसर्ग में विसर्ग आना चाहिए जब भी आप ब्रेक करें, तो निह प्लस फल, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। सज्जन, सज्जन में कैसा आता है, सत होगा और प्लस जन। उच्चारण, उच्चारण में भी वही होगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, है ना। इसमें कहीं विसर्ग आ रहा है क्या, अगर आप ठीक से थोड़ा विग्रह पढ़ेंगे ना, और आप मेरे वीडियोस भी 10-15 देख लेंगे हिंदी वाले, तो आपको बहुत सारा जो है ना ये सब भी मैं आपको साथ में बताते जा रही हूँ कि कैसे विग्रह करते हैं। तल्लीन, उच्चारण, देखो डबल जिसमें रहता है ना, सज्जन उच्चारण तो त हो गया, उच्चारण आधा च और च, आधा ज और ज तो त हो गया, विग्रह करने पे आधा च और च तो त हो गया। तल्लीन में भी आधा ल और ल तो क्या होगा, तत्व प्लस लीन, तत्व प्लस लीन, है ना, तल्लीन तत्व प्लस लीन। तो इसमें कहीं भी विसर्ग आया नहीं आया, विसर्ग कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग संधि पे थोड़ा और समझना चाहेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वर और व्यंजन समझ में आता है क्या, तो स्वर ये सब है, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग आ, और व्यंजन क ख ग घ जितने भी रहते हैं ये सब आपके व्यंजन है। तो स्वर हो गए और ये सारे व्यंजन हो गए। अगर आपको स्वर और व्यंजन नहीं आता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विसर्ग संधि वही हो गया जिसमें कि आपका देखें विसर्ग आया और फिर आपको स्वर या व्यंजन ऐड किया आपने, तो वो शब्द बना, जैसे निश्चय, निश्चय में निह प्लस चय, दुष्चरित्र तो दुह प्लस चरित्र, ज्योतिष चक्र ज्योति प्लस चक्र, निह प्लस छल तो निश्चल। तो ऐसे शब्द जहां पे आपको बीच में क्या आ रहा है, ब्रेक करने पे आपको
विसर्ग आ रहा है, ब्रेक करने पे विसर्ग आ रहा है, जैसे निश्चल तो निह प्लस छल, निश्चय निह प्लस चय। इसके और भी एग्जाम्पल आप देख रहे थे ना, ज्योतिष चक्र, दुष्चरित्र, हाफ जहां पे हो रहा है ना निश्चय, हाफ श हाफ च, वहां पे आपको मोस्टली जो है विसर्ग आ जाता है, और विसर्ग जहां पे आया तो वो हो गया विसर्ग संधि। इसके संधि के और भी प्रकार है, इसमें है स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी फिलहाल विसर्ग संधि पे सम है, तो एक क्वेश्चन आपका विसर्ग का थोड़ा क्लियर होगा, उसके बाद और क्वेश्चन आएंगे व्यंजन और स्वर पे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन कोई बिना पढ़े भी आप में से, और ये क्वेश्चन जो है ना इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा ही हमारे इसके, मतलब सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे, और कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो क्वालिफाइंग जो क्वेश्चंस उन्होंने डाले, ऐसा नहीं डाला कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ, 4 मार्क्स नहीं ला पाओ हिंदी में, 4 मार्क्स इंग्लिश में नहीं ला पाओ, ऐसा क्वेश्चन पेपर रहता ही नहीं है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं, ईर्ष्या करना नहीं होता है, बुरा नहीं, विद्वान का दुश्मन नहीं, मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं अरे तू अक्ल का दुश्मन है क्या, मतलब तुमको उतनी बुद्धि नहीं है, मूर्ख व्यक्ति को अक्ल का दुश्मन बुलाते हैं। तो 150 क्वेश्चन तक, 140 से लेके 150 तक हो गए 10 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें कि मुझे लग रहा है आप आराम से 8, अगर संधि और इसका भी आप अलग अलग मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको संधि जो है और समास, ये एक एक क्वेश्चन रहता है, ये भी क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे।